बाजीराव प्रथम तक ही, द्वितीय तक ही वो था। आपको हम उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं तो हम आपको वजीफा नहीं देंगे। पूरे देश भर में अंग्रेजों के प्रति एक विद्वेष की ज्वाला थी और वही हुआ कि नाना साहब अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। तो अजीमुल्ला नाना साहब को लेकर के आते हैं सैनिकों के बीच में और ये कहते हैं कि दिल्ली चलो का नारा अभी नहीं, अभी हमें कानपुर पर ही कब्जा करना है, तो कानपुर चलो। तो नाना ने लोकल प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को अपने कब्जे में ले लिया। तो इनकी पेशवाई हुई, इन्होंने सबको ओहदे बांट दिए। ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद को सैन्य अधिकारी के रूप में, बाबा भट्ट को न्याय अधिकारी के रूप में, अजीमुल्ला को कलेक्टर और नहरगंग की वसूली के अधिकारी के रूप में। उधर से उन्होंने, ये नाविक भाग गए तो उन्होंने सोचा हमें फंसा दिया, अंग्रेजों ने सोचा, तो उधर से भी फायरिंग शुरू हुई। इधर बिगुलनाथ से फायरिंग नहीं हुई, जब देखा उधर फायर तो इधर से भी, भाई सैनिक तो शस्त्र सहित बैठे थे इधर भी विदाई देने में, तो इधर से नेटिव जो देसी सैनिक थे उन्होंने भी मोर्चा ले लिया। मंशा नहीं थी, कंफ्यूजन की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति में ही ये घटना होती है। किसी का सिर दिखा उस इंट्रेंचमेंट से झांकते हुए तो फायरिंग होती है। यदि कोई पानी, वहां कुआं है तो पानी में जो कोई पानी लेने जाता है तो फायरिंग कुएं की उस मार्ग को चिन्हित करते हुए उधर की ओर फायरिंग किया गया। तो महाराजपुर युद्ध की जब 16 जुलाई को हार हो गई पांडु नदी युद्ध के बाद, तो नाना ने सोच लिया कि अब तो कानपुर में कब्जा हो ही जाना है। अब जब कानपुर में कब्जा हो जाएगा तो हमें भागना चाहिए। 16 जुलाई को रात्रि में अपना बिठूर आ जाते हैं और बिठूर आकर के नाना पलायन कर जाते हैं। नमस्कार अनूप जी। हम कानपुर से जुड़े आपके तमाम लेख और जानकारियां पढ़ते रहते हैं अक्सर, लेकिन 1857 की जो क्रांति हुई और उसमें कानपुर का एक बड़ा महत्व इतिहास के पन्नों में दिखता है। नाना साहब पेशवा का जो जिक्र आता है 1857 की क्रांति को लेकर के, हमें नाना साहब पेशवा के विषय में ये बताएं कि वे कानपुर कहाँ से आए, कब आए और कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य बिठूर में स्थापित किया। देखिए, नाना का आगमन बाजीराव द्वितीय के आगमन के बाद कैसे होता है ये समझना है। तो बाजीराव का आगमन सबसे पहले कानपुर में होता है 1818 में, जो पूना से पदच्युत पेशवा के रूप में वाराणसी और ये सब होते हुए कानपुर आए। कानपुर आने के पीछे ये रहस्य था कि यहाँ मराठा परिवार पहले से आ गए थे, जो बाजीराव प्रथम के समय पर जो छत्रसाल ने हिस्सा दिया यमुना पार का, उस हिस्से के जो प्रशासक की हैसियत से गोविंद पंत बुंदेले थे। तो बुंदेले के ही समय पर 4-5 परिवार, मराठी परिवार बिठूर में स्टेब्लिश हो गए थे, बस गए थे, पिंगे, मोघे, हार्डीकर वगैरह। इन्हीं परिवारों की वजह से महाराष्ट्रियन फैमिलीज को बिठूर से कनेक्ट हो चुके थे पहले से ही, बाजीराव प्रथम के समय से ही। तो बाजीराव द्वितीय उन्हीं मराठा परिवारों की वजह से बिठूर, जब वाराणसी में उनकी जम नहीं पाए तो वो बिठूर का उन्होंने अपना मुकाम बनाने की इच्छा जाहिर की। 1818 में जब वो आ गए तो चूंकि उनके संतति लाभ में कन्याएं तो थीं लेकिन पुत्र नहीं था, तो दाय भाग के नियमानुसार जो ये लोग मानते हैं, तो उसके अनुरूप इन्होंने अपने वंश के, जो इनके पूना के ही पास के एक करजत नाम गांव के एक माधव नारायण राव भट्ट थे, उनके 2 पुत्र थे, बाबा भट्ट और नाना साहब। इनको इसमें नाना साहब को गोद दिया और द्वितीय के रूप में वो बाबा भट्ट भी उसमें थे, गोद लिए उसमें से। लेकिन मुख्य उन्होंने अपना उत्तराधिकार नाना साहब को दिया। और ये 1827 के में बिठूर में आगमन हुआ नाना साहब का अपने पिता के साथ। 1827 में जब ये अपने पिता के साथ आए तब से ही प्रभावित हुए और बाजीराव ने अपना बाद में उत्तराधिकारी बनाया। तो बिठूर में नाना साहब का जन्म नहीं हुआ, लेकिन कानपुर में प्रवास 1827 से माना जाना चाहिए। अब 1857 की क्रांति में उनके योगदान की जो चर्चा की, उसमें यह है कि क्रांति की योजना की सूत्रपात यूं होता है कि बाजीराव प्रथम तक तो जो शर्तें अंग्रेजों ने रखी थी और वो फॉलो होती नहीं, मानी जाती रही।
बाद में वो वजीफा जो मतलब पेंशन का जो प्रकरण था, तो वो उन्होंने उत्तराधिकारी न मानते हुए हड़प नीति के तहत उन्होंने कहा कि साहब अब हम बाजीराव प्रथम तक ही द्वितीय तक ही वो था, आपको हम उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं तो हम आपको वजीफा नहीं देंगे, आपको हम जो भरनी है वो नहीं दे पाएंगे। इसके लिए वो लोग मतलब नाना साहब ने उत्तराधिकार के हिसाब से उन्होंने पैरवी के लिए इंग्लैंड भी कुछ प्रतिनिधि भेजे, अजीमुल्ला से पहले भी उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे और फिर अजीमुल्ला को भेजा। अजीमुल्ला जब लौट करके आए तो उन्होंने क्रीमिया वार और ये सब देखते हुए जब लौट कर आए तो उन्होंने कहा वहां मानी तो नहीं गई है बात, आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी, तो हम लोग इनके विरोध तो आक्रोश था ही, तो और कार्य योजना तैयार की। इधर पूरे देश भर में अंग्रेजों के प्रति एक विद्वेष की ज्वाला थी और वही हुआ कि नाना साहब अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और बाद में डलहौजी की हड़प नीति के तहत सेकेंड वारिस को उन्होंने कभी वारिस नहीं मानना शुरू किया, तो इसका ये प्रभाव पड़ा। मतलब पेंशन उस व्यक्ति तक तो रही, उनके निधन तक रही, उसके बाद तो अच्छा उसका प्रभाव यूं पड़ा कि यहां पर उनके इनकम सोर्सेज कुछ विशेष नहीं होता है। जब पदच्युत होता है तो पदानुरूप तो उसका कुछ सोर्स होता है कि अपना वो करे, लेकिन उसके बाद उस 8 लाख वजीफे पर ही वो निर्धारित होती है पूरी, उसी इनकम से अपने अपने इमदाद खुद की करता है और अपने साथ जो सहकर्मी है और अपना स्टाफ है और उनकी सब पूरी करता है, अपने वारिस की संरक्षा करता है, अपनी बचत करता है, सब कुछ होता है। तो वो सालाना 8 लाख वार्षिक बंद हो जाने से उनको काफी आर्थिक कठिनाई भी हो रही थी। अब चूंकि बना बनाया माहौल था तो कोई उतना महसूस नहीं हो रहा था, अच्छा उसको मुकर्रर रखना, उसको बरकरार रखना बड़ा कठिन हो रहा था, उन संसाधनों को बरकरार रखना, तो इसलिए वो मांगना भी उनका जायज था, क्योंकि उन चीजों को कैसे संसाधनों की प्रतिपूर्ति हो। भाई यदि 10 नौकर रखे हैं, 20 माली रखे हैं, अन्य पूरे जो और सेवक रखे हैं, तो और घर परिवार की संरक्षा, जब आए थे तो बाजीराव के साथ तो लगभग 200 लगभग व्यक्ति, 250 होंगे, तो उनकी से चर्या तक थी कि उन्हें वो हर महीने 2-4 रुपए 10 रुपए का वो उनका एक वजीफा बांध दिया था उन लोगों परिवारों के लिए जी जी उस समय के हिसाब से। तो आर्थिक चुनौतियां जी जी, तो वही कारण उनका रहा। अजीमुल्ला, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दूरदर्शी व्यक्ति उनको अजीमुल्ला मिले। अजीमुल्ला पहले यहीं पर फ्री स्कूल के स्टूडेंट रहे, बाद में कानपुर फ्री स्कूल में प्राध्यापक हो गए, ये मिशनरी स्कूल था, और वहीं से बाद में उस विद्यालय से निकाल दिए गए, तो उनकी प्रतिभा के बारे में नाना को पता चला और नाना ने उनको अपने यहाँ सेवा में रख लिया। तो वो प्रभावित भी रहे क्योंकि वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स पॉलिसी को भी जानते थे, रहन सहन भी ब्रिटिशर्स जैसा था, और वो पूरी तरीके से उनके अंदर के सब चीजें जानते थे। अजीमुल्ला खान साहब, अजीमुल्ला खान साहब, अच्छा क्रांति का चूंकि कानपुर में ये कानपुर में भी सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ, इसमें इसकी क्रिएटिविटी योजनाएं हम लोग कह सकते हैं कि नाना ने बनाई या अन्य ने बनाई है। नाना ने सेना के लोगों से मिलकर बनाई है, कुछ साक्ष्य हल्के फुल्के मिलते हैं, लेकिन विद्रोह जो हो रहा है कि 5 जून को हो रहा है विद्रोह, 4 जून की रात को विद्रोह माने या 5 जून की सुबह, तो ये विद्रोह जो 1857 में हो रहा है 5 जून को, तो वो विद्रोह हो रहा है कि घुड़सवार सेना करती है, उसमें टीका सिंह और ये सब नायकत्व होता है, और इन लोगों ने छावनी के पश्चिमी हिस्से से ये होता है। छावनी का पश्चिमी हिस्सा ये मतलब जो शहर जो पुराने कानपुर की तरफ छूता हुआ है, मैगजीन घाट के आसपास का। जब ये मैगजीन घाट के आसपास जब हुआ तो वो सबसे पहले वो छावनी को छोड़ करके सिविल इलाके में आ जाते हैं सैनिक, और सिविल इलाके में आते हैं तो नवाबगंज में बनी कचहरी, ट्रेजरी जो आज का एसबीटीआई कैंपस है, इसको लूटपाट करते हैं। कलेक्टर रेजिडेंस था, आज का जो कानपुर का रैना मार्केट है, विष्णुपुरी का हिस्सा, यहाँ कोर्टें थी, लक्ष्मण बाग ऑफिसर्स क्लब के पीछे का जो सीएसए का फार्म है, ये ओपन जेल थी, इन सबको कैदियों को मुक्त करा दिया, ट्रेजरी लूट ली, ये सब करके अब पूरी रात भर के इस कृत्य के बाद वो लोग दिल्ली चलो का नारा, चूंकि क्रिएट हुआ दिल्ली चलो, दिल्ली चलने के क्रम में वो कल्याणपुर की ओर जीटी रोड पर बढ़ते और दिल्ली के रास्ता की ओर, रात भर के थके थे तो उनका फर्स्ट कैंप कल्याणपुर में पड़ता है, उसके आगे के टाउन में।
कल्याणपुर में जब कैंप था, इधर विद्रोह की सूचना जब रात में मिलती है नाना साहब और अजीमुल्ला को बिठूर में, तो अजीमुल्ला नाना साहब को लेकर के आते हैं सैनिकों के बीच में और ये कहते हैं कि दिल्ली चलो का नारा अभी नहीं, अभी हमें कानपुर पर ही कब्जा करना है, तो कानपुर चलो। तो कानपुर के शहरी हिस्से में जो छावनी में जहां अंग्रेजों ने अपना एक इंट्रेंचमेंट बना करके अपनी सुरक्षा की चौहद्दी में रह रहे हैं, सब पूरे 100-200 अंग्रेजों का परिवार सब इकट्ठा हुआ है, उन पर आक्रमण किया, उनको घेरे और उनसे अपनी मांगे मनवाए। यहाँ पे कानपुर में कौन लोग थे? जैसे बिठूर में नाना साहब और आपने जिक्र किया, कानपुर में आगा मीर के बेटे नन्हे नवाब का आया है रोल, चौहानी में देवी सिंह का आया है, ये सब लोग बाद में जुड़ते हैं जब 57 ये घेराबंदी के बाद, घेराबंदी के बाद जैसे आजम अली, ये क्या नाम, नन्हे नवाब समझिए घेरे को तोपची का काम करते हैं और बहुत अच्छे कुशलता से एक मोर्चा लेते हैं एक कोने का और वहां से तोप से गोले बरसाते रहते हैं। ये आगा मीर के बेटे थे। ऐसे ही बाद में जो आसपास के छत्री राजा थे, चौहानी से देवी सिंह, जैसे राजा शिवराजपुर की वंश से सती प्रसाद चंदेल, जैसे सचेंडी राजा के परिवार से राजा दुर्गा प्रसाद चंदेल, इन लोगों ने भी अपना सहयोग, गौराही के राजा दरियाव चंद गौर, ये सब लोग भी जो आसपास के क्षेत्रीय छत्री राजा थे वो भी इनके मोर्चों में आ गए। अपने जो भी उनके पास नेटिव मतलब पर्सन थे, सेना थी, छोटी टुकड़ियां थी, वो भी सब इनको सहयोग करने लगे। इन लोगों ने कानपुर में जो कार्रवाई करी उसके बाद दिल्ली चलो का नारा दिया। हाँ, सैनिकों ने जब सैन्य विद्रोह के बाद जो 4 जून की रात या 5 जून की सुबह तक हुआ, इसमें दिल्ली चलो का, जब 5 को यह समझाया गया कि दिल्ली न चल के कानपुर चलो कब्जा किया जाए, तो 5 को ही बैक होते हैं मिड टाइम से। तो वो जो व्हीलर इंट्रेंचमेंट, जहां का जनरल व्हीलर अपने मोर्चे घेराबंदी किए था, उससे पहले मैगजीन घाट पर बनाने था, लेकिन मैगजीन घाट का प्लान उसने फेल कर दिया। उसने आज के कानपुर क्लब के ठीक सामने के परिसर में उसने एक अस्पताल बैरक थी, एक कच्ची एक पक्की एक कुआं, और उसमें खाई बनवा दी थी मिट्टी को खोद खोद करके, ऊंची दीवार जैसी। उस खाई में पूरे शहर के जो 100-200 अंग्रेज परिवार थे वो उसमें इकट्ठे कर दिए थे। ये चूंकि मई से ही जब मेरठ क्रांति हुई, तो उसी समय से ये सब जो रिमूवर उड़ रहे थे, अफवाहें थी, उनके तहत ये कार्य योजना के तहत वो वहां इकट्ठे थे। और ये रात का हो गया तो जो 2-4 लोग सिविल इलाके में थे वो लोग भी पहुंच गए, 2-4 परिवार। तो अब जब कानपुर, अजीमुल्ला ने नारा दिया कानपुर पर चलो, तो कानपुर पर पहुंचने के लिए ये क्या नाम, नाना साहब के नेतृत्व में नायकत्व दिया गया और सब लोग कानपुर शहर में आ गए और व्हीलर इंट्रेंचमेंट को घेर लिया 5 की शाम तक। और उन्हें एक नोटिस दिया कि यदि आप शाम तक सरेंडर नहीं होते हैं तो हम 6 से गोलाबारी करना शुरू कर देंगे। और वहां 6 तारीख से मोर्चा होता है, मतलब 6 जून 1857 से जी। और ये मोर्चा 6 जून से 26 जून 1857 तक मोर्चा चलता है। 26 जून की शाम को मतलब मिड दोपहर में एक मैडम ग्रीनवे, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग एक अन्य महिला का नाम लेते हैं, कि वो सफेद झंडा, एक सफेद कपड़े को लहराते हुए बाहर निकली, तो गोलाबारी रोक दी गई और उनसे उस मसले को जानने की चेष्टा की गई कि क्या कारण है, क्यों, क्या सरेंडर। तो उन्होंने कहा नहीं, हम बात करना चाहेंगे, आप अपने यहाँ के कुछ प्रतिनिधि भेजें अंदर। तो तात्या, अजीमुल्ला और इन लोगों के नेतृत्व में, नाना नहीं गए थे, तो उसमें भी पूरा प्रतिनिधिमंडल अंदर गया। वहां हिलसर्डन जो कलेक्टर कानपुर था, मिस्टर व्हीलर और अन्य जो सैन्य अधिकारियों से वार्ता हुई। वार्ता में कहा गया कि साहब मैं कानपुर छोड़ दूंगा। तो वार्ता के पहले ये जो 20 दिन का समय था, 6 जून से 26 जून, जी, इस दौरान कोई दौरान 2 थी, मोर्चा इधर था और पूरे शहर की कमान नाना ने संभाल ली। शहर में कोतवाली पर कब्जा किया और अपना एक कोतवाल बनाया। तो पहले एक कोतवाल मुस्लिम काजी शमसुद्दीन ऐसा कुछ नाम आता, उनके लड़के को बनाया, वो सही नहीं चला पाया, तो एक रिटायर्ड कोतवाल फर्रुखाबाद के थे, में शिफ्ट हो गए थे, कानपुर में बहुत दिनों तक रहे थे, हुलास सिंह, उनको बुलाया गया। वो वहां जमींदारी जब खरीद चुके थे, वहां सेटल हो गए थे, उन्हें बुलाया गया कि आप कोतवाल यहाँ बने। क्योंकि वहां के व्यापारियों ने मांग किया कि ये जो पूर्व में आपने जिसको जो काजी के लड़के को बनाया है, शहर काजी के, वो लूटपाट करता है, आदि जो भी शिकायत की।
तो 2-4-10 दिन के बाद ही उसको चेंज करना पड़ा। तो नाना ने लोकल प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को अपने कब्जे में ले लिया और एक मोर्चा व्हीलर इंट्रेंचमेंट के पास, व्हीलर इंट्रेंचमेंट एक ओपन लैंड, मतलब कुछ मतलब 1 बीघे का 1.5 बीघे का क्षेत्रफल में वो इंट्रेंचमेंट है। उसके आसपास सेना के लोग घेरे हुए बैठे हैं, सेना के लोग घेरे हुए बैठे हैं। अब जैसे पानी पीने के लिए, हाँ, और अंदर का प्रशासन इन्होंने संभाल लिया, जो उहापोह की स्थिति मतलब जो चल रही थी उसके नियंत्रण के लिए। भाई सिविल पर्सन तो ये ला नहीं है, कानून नहीं कोई लागू होता है, क्योंकि लड़ाई भी चल रही है। तो उस इधर प्रशासन ले लिया। तो यहाँ जैसे लूट सेठ साहूकारों ने शिकायत की कि हमारे जैसे लाला शिव प्रसाद वगैरह ने, खजांची ने, कि मैं ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो हुलास सिंह को बनाया जाए। हुलास सिंह को सबने जब एक राय में कहा तो हुलास सिंह को बुला के शहर कोतवाल बनाया गया और वो चलता रहा सही, मतलब प्रशासन सही चलने लगा। तो ये 26 जून में प्रशासन इन्होंने संभाल लिया और वो उन्होंने वहां पर मोर्चा चल रहा। 26 जून को जब ये पूरी शर्तें हो गई कि मेन बात ये आई कि हमें इलाहाबाद भेज दें, ग्रीनवे, मैडम ग्रीनवे के झंडे के बाद जो अंदर जो वार्ता हुई, हाँ। हिलसर्डन और व्हीलर के द्वारा, और इधर तात्या, अजीमुल्ला और ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद वगैरह, तो उस समय ये वार्ता के बिंदु आए कि हम लोगों के एक एक शस्त्र बारूद के साथ हम लोग चल निकलेंगे और हमें इलाहाबाद को में शिफ्ट कर दें, बस आपकी नावें हमें इलाहाबाद भेज दें और उसके बाद आगे हम निकल जाएंगे, बस आपको इलाहाबाद तक हमें भेजना और हम शहर खाली कर देंगे। तो वह ठीक है, ये शर्त मान ली गई। तो इसके लिए हरदेव मल्लाह के जो मतलब बेटे थे, समाधान निषाद वगैरह, इन जो नावों की सप्लाई करते थे सत्ती चौरा घाट पर, उन्हें बुलाया गया और लगभग नावों की व्यवस्था कहा गया रात भर में कर लीजिएगा, और वो सब नावों की व्यवस्था हो गई रात भर में। और उन नावों की व्यवस्था के बाद सुबह 27 जून को सुबह से सभी लोग भेजे जाने लगे। कुछ लोग पालकी से, घोड़े से, पैदल, जो जिस संसाधन से जाने की स्थिति में था उनको भेजा गया और वो सब नावों में शिफ्ट कर दिए गए। नाव में शिफ्ट किए गए। हरदेव मंदिर के चबूतरे पर जो लोग बैठे थे उनमें तात्या थे, टीका सिंह थे, अजीमुल्ला थे, सब लोग बैठे हुए थे। उनसी ज्वाला प्रसाद थे। बिगुलनाद अचानक से होता। बिगुलनाद यह था कि विदाई दी जा रही है। मल्लाहों को यह प्रोटोकॉल मालूम नहीं था। मल्लाहों ने सोचा, अच्छा उहापोह में थे जो 1 महीने से लड़ाई चल रही थी, कि बिगुलनाद माने कहीं औद्धिक नाद तो नहीं है। तो नाविकों ने इन चीज को समझा नहीं। उसमें एक नाविक छपाक से गंगा में कूद गया और वो किनारे आ गया। तो इसको देख के सब नाविक कूद गए और सभी नाविक जब गंगा पार करने लगे, तैर के बाहर किनारे आने लगे। दूसरी बात, गर्मी में गंगा छिछली होती है, नावें भी ठेल के नाव बहाई जाती है, तो नाव भी अचानक से धारा में नहीं खड़ी थी जो बह जाती, तो वो बहा नहीं पा रहे थे। तो उधर से उन्होंने, ये नाविक भाग गए तो उन्होंने सोचा हमें फंसा दिया, अंग्रेजों ने सोचा। तो उधर से भी फायरिंग शुरू हुई। इधर बिगुलनाद से फायरिंग नहीं हुई। जब देखा उधर फायर, तो इधर से भी भाई सैनिक तो शस्त्र सहित बैठे थे इधर भी विदाई देने में, तो इधर से नेटिव जो देसी सैनिक थे उन्होंने भी मोर्चा ले लिया। मंशा नहीं थी, कंफ्यूजन की स्थिति में ही ये घटना होती है जी। अब क्योंकि कोई निर्देश नहीं दे रहा है। देखिए अजीमुल्ला, तात्या जैसे निर्देश वहां बैठे हैं, यदि वो निर्देश, इधर संदेश सवादा कोठी में नाना ठहरे हैं। सवादा कोठी व्हीलर इंट्रेंचमेंट के बहुत नजदीक का हिस्सा, जीटी रोड पर जी। तो वहां पर उन्हें संदेश मिलता है। उन्होंने तुरंत संदेश मैसेंजर के भेजा कि रोको, और रोका गया। इस घटना में, इस पूरे मैस्कर में, हत्याकांड में यह हुआ कि सत्ती चौरा घाट में पुरुषों को लगभग पुरुष मोर्चा ले रहे थे, इसलिए सबका कत्लेआम हो गया। महिलाएं बच्चों को बच गए, चूंकि वो मोर्चा सीधा नहीं ले रहे थे, इसलिए बचा लिए गए और उन्हें इकट्ठा करके सवादा कोठी भेजा। अच्छा, उसमें एक रोचक घटना ये हुई कि एक नाव थोड़ा जो बिल्कुल किनारे थी, उसको वो जो सोल्जर लदे थे उनमें बैठे थे, माब्रे थॉमसन, डेला फोर्स वगैरह, उन्होंने धक्का दे करके उसको पानी में ले गए और उसको बहा ले गए। तो वह नाव गंगा के रास्ते से होते हुए आगे नजफगढ़ होते हुए बक्सर होकर के, मोर्चा बक्सर में तो होता है, और इसके बाद वहां से मुरार मऊ के राजा दिग्विजय सिंह के माध्यम से इलाहाबाद पहुंच जाते हैं। अब यहाँ का एक घटनाक्रम ये होता है कि सवादा कोठी में नाना जहां रुके थे वहां सब ठहरा दिए गए। गर्मी के दिन थे, जून में,
तो वहां पर दस्त और ये हैजे जैसी शिकवा शिकायतें आई, तो इन सब को और इधर शिफ्ट किया गया। एक बंगला खाली था जो बीबी घर के नाम से जाना जाता था। बीबी घर आज के फूलबाग का हिस्सा है जी। नानारा और तरणताल का बीच का भाग था। अंग्रेजों के महिलाएं बच्चों को उसमें वहां रखा गया। हाँ, तो उसमें एक किसी अंग्रेज का था, वो अपनी देसी पत्नी के लिए बनवाया था, इसलिए उसको बीबी कहता था, जो कहा जाता है प्रचलन में अभी भी। तो उस घर को वहां पर वो ठहराया गए, उनको भी शिफ्ट कर दिया गया। इधर बाद के युद्ध जो पकड़े गए उनको भी वहां शिफ्ट कर दिया गया। सब होते रहे लगातार, फर्रुखाबाद से, फतेहगढ़ कैंप से, चौबेपुर से जो जो पकड़े गए उनको वहां पर। तो इधर अब जब ये सब हो गया 27 जून के बाद, इस मोर्चे के बाद, और ये सब हो गया, तो नाना के प्रशासनिक जिम्मेदारी अपनी संभाल ली। नाना ने जब प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाल ली तो इनकी पेशवाई हुई, और फिर क्या नाम 1 जुलाई को बिठूर में भी दरबार लगा। फिर इन्होंने सबको ओहदे बांट दिए। ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद को सैन्य अधिकारी के रूप में, बाबा भट्ट को न्याय अधिकारी के रूप में, अजीमुल्ला को कलेक्टर और नहरगंग की वसूली के अधिकारी के रूप में, ऐसे उन्होंने बहुत सारे ओहदे बांटे। इस ओहदे बांटने में और रास रंग में समय व्यतीत हो गया। इधर 9-10 जुलाई से इलाहाबाद से हैवलक की सेना कानपुर की ओर मूवमेंट लॉर्ड कैनिंग के निर्देश पर चल दी। वह फतेहपुर में जब सेना आ गई तो कानपुर में नाना के कान खड़े हुए, और मोर्चा लेने के लिए उन्होंने ज्वाला प्रसाद, चीका सिंह और इन सबके साथ जोड़ करके लोगों को वहां पर मोर्चा लेने के लिए फतेहपुर से भेजा। और फतेहपुर से कई युद्धों से मोर्चा लेते लेते महाराजपुर युद्ध की जब 16 जुलाई को हार हो गई पांडु नदी युद्ध के बाद, तो नाना ने सोच लिया कि अब तो कानपुर में कब्जा हो ही जाना है। अब जब कानपुर में कब्जा हो जाएगा तो हमें भागना चाहिए। 16 जुलाई को रात्रि में अपना बिठूर आ जाते हैं, और बिठूर आकर के नाना पलायन कर जाते हैं। नाना अवध की सीमा में जाते हैं, और फतेहपुर 84 से, और यहाँ पर अवध की जो बेगम हजरत महल उनका स्वागत करती हैं, उन्हें ठहराती हैं। उनके नाना के पलायन को लेकर के हम आप बताएं, उससे पहले 2 सवाल हमारे ये भी है कि 6 जून से 26 जून का जो ड्यूरेशन रही जिसमें नाना जो है प्रशासन संभालते दिख रहे हैं, उसमें एक बात ये आई कि जो आवास घेरा गया था उसमें 5 बजे के बाद से 6 बजे गोला बारूद दागने की बात कही थी अगर सरेंडर नहीं करते तो क्या उस दौरान गोला बारूद नहीं हुई, फेंकी नहीं? नहीं कि कब किस मतलब ये जो 6 जून से 26 जून तक तो इन्होंने संभाला है। हाँ। तो प्रशासन है, लेकिन जैसे आपने बताया कि वो डीएम आवास को जो है घेर लिया गया, और उसमें ये सूचना दी गई डीएम आवास नहीं, वो व्हीलर इंट्रेंचमेंट को। हाँ, व्हीलर इंट्रेंचमेंट को। तो उस दौरान ये कहा गया था कि अगर आप लोग सरेंडर नहीं करते तो 6 बजे से हम हमला कर देंगे। उसमें हमला, हाँ, उसके बाद हमला कर देंगे। तो 6 बजे मतलब वो 6 जून वाला निर्देश है। 6 जून से मतलब 5 जून को उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है। जी, 5 जून को अल्टीमेटम दिया गया कि यदि आप सरेंडर नहीं करते हैं तो 6 जून को शाम से हम मोर्चा संभालेंगे और गोलाबारी शुरू कर देंगे। हाँ। फिर मतलब एक टाइमिंग, मैडम ग्रीनवे जो झंडा लेकर वो 26 जून तक आप 6 जून से 26 जून को जो यौद्धिक स्थितियां जानना चाहते हैं, उसमें ऐसा होता था कि पहले मोर्चा खूब भूल लिया गया, फिर गोला बारूद को बचाने के हिसाब से युद्ध मोर्चा हो रहा था। जैसे कोई किसी का सिर दिखा उस इंट्रेंचमेंट से झांकते हुए तो फायरिंग होती है। यदि कोई पानी, वहां कुआं है तो पानी में जो कोई पानी लेने जाता है तो फायरिंग कुएं की उस मार्ग को चिन्हित करते हुए उधर की ओर फायरिंग किया गया। तो जो कुएं पर जल लेने गया वो वहीं पर कुएं में ही गिर गया है कुछ। तो बहुत कुछ ये स्थितियां आई। दूसरी, उनको सरेंडर करने का कारण यही था कि कुएं पानी पीने योग्य नहीं बचा था, उसमें कई 100 गिर गए थे इस चक्कर में, और कौन निकालने जाए। हाँ। और जो रसद भी कम हो रही थी। तो जो फिर भी उन्होंने जो लगभग जो 20 दिन का मोर्चा उन्होंने लिया, वो पर्याप्त रसद के हिसाब से 1 महीने की रसद उन्होंने रखवाई थी। जो कमसेरियत ठेकेदारों ने, जो नेटिव ठेकेदारों ने और सेठों ने, नगर सेठों ने उपलब्ध कराई थी, उसका 1 महीने के एवज से था कि 1 महीने से अधिक हमको कोई घेर नहीं सकता।
अब व्हीलर की क्या मोर्चेबंदी थी कि उसने उस भूभाग को चयनित किया। यदि वही मैगजीन घाट जो उसका फर्स्ट प्लान था यदि वो होता तो उसे गंगा का रास्ता मांगना ही न पड़ता। उधर सामने से चूंकि 3 रास्ते से मोर्चा ले सकता था और एक रास्ते से गंगा की तरफ से अपनी नावें एक बुला करके और विदा होता जाता और लास्ट में कुछ नेटिव इन्फेंट्रीज के सैनिकों को लगा देता और नेटिव वाले मोर्चा लेते रहते और वो भाग चुका होता। अब उसमें नाना वो हिल्स मतलब व्हीलर जैसा दूरदर्शी व्यक्तित्व ने ऐसा क्यों निर्णय लिया, कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। तो वो आपने एक टर्म कहा नेटिव वाले देसी देश के जो लोग देसी जो अंग्रेजों के सैनिकों साथ को आगे वो लगा देते थे प्राय मोर्चों में। जी, जी। और वो अब जैसे वहां पर भी जैसे वो अंग्रेज परिवार जब सब नहीं थे, जैसे अब उसके अंदर भी जो आया थी कुछ अधगोरे परिवार थे उनको आगे रखते थे। कुल जो मिला के एंग्लो पूरा इंडियन हमला नहीं किया गया, हुल दी गई जी जी और छोटे छोटे और वो छोटे टुकड़े वो मतलब कुल मिला के घेरा रखा गया और उनमें मोर्चे होते रहे, उनमें जन धन हानि हुई है। लेकिन 6 जून से 26 जून इतना बड़ा मोर्चा नहीं हो रहा कि बहुत दिन में, क्योंकि अंदर तो 200 ही व्यक्ति हैं पर्सन के रूप में और तो छोटे बच्चे हैं। तो वो पर्सन कितना युद्ध मतलब यदि वो युद्ध हुआ होता तो 200 भी विदाई के समय तक कैसे मौजूद रहते। अर्थात वो 2, 4, 6 ऐसे मरते रहे हैं, कोई बहुत बड़ी संख्या में नहीं मरते रहे। एक बड़ी बात आपने कही कि जब ये बात तय हो गई मीटिंग में कि नाव से इनको इलाहाबाद भेज दिया जाए और तो विदाई बिगुल का कंफ्यूजन रहा, नाविकों की समझ में कंफ्यूजन, इसका कोई तयशुदा प्रोग्राम नहीं था जी। वो बिगुलनाद किसी के पास बिगुल है और उसने जैसे आप सामान्य रूप से किसी आप इवेंट में देखते हैं अचानक से, अब तो नया होता है कोई अचानक से जाके शंख बजा दे। हाँ नहीं, तो वो मान लिया जाए धार्मिक आस्था कार्यक्रम था या कोई या सैन्य का भी है तो ये मतलब आवेगात्मकता का उद्योग है इस ढंग का करना उपक्रम। तो कहीं ना कहीं से बिगुलनाथ को कई लोग अलग, बिगुलनाथ विदाई के ही एवज में बजाया गया, उसने सोचा कि यौद्धिक उद्घोषणा कर दी गई जी। कोई समझ नहीं पाया और जब तक समझे तब तक वो दोनों तरफ से मोर्चा शुरू हो चुका। हाँ, क्योंकि हम लोग जो निर्देश नहीं पांग रहा, उधर से अंग्रेज नाव से चला रहे हैं, इधर से हम लोग बाण आग के वो पलीते जला करके नाव फेंक देते हैं कि वहां आगजनी हो जाए आदि आदि, या जिनके पास शस्त्र हैं वो शस्त्र से मोर्चा लेने लगते हैं। तो कुल मिला के दोनों तरफ से ये शुरुआत हो जाती है। मतलब आपने जो भूमिका बताई उसमें ये दृश्य है कि उनको विदा किया जा रहा है और बिगुल कहीं बचता है, वही बज रहा है हरदेव मंदिर पर, उसी से माना गया। उससे जो है ये जो बिगुलनाद ही उस घटना में यौद्धिक शक्ल ले रहा। हाँ, नाविकों को कंफ्यूजन हुआ, सैनिकों को हुआ कि अंग्रेजों को अलग, बस सब लोग उसी शक में आपस में फिर वो दोनों लोग घात प्रतिघात। क्योंकि हम लोग जो सुनते पढ़ते सोशल मीडिया पे और अन्य जगहों भी, कानपुर के बाहर भी वो यही कहा जाता है कि उस घाट पर अंग्रेजों का कत्लेआम हुआ, लेकिन ऐसी मोर्चा है, दोनों मोर्चा है। देखिए यदि जब वो अंग्रेजों ने हम पर फायर किया, उन्होंने सोचा हमें फंसा कर दिया गया इसलिए फायर किया। हमने सोचा कि ये तो हमने शर्तों से भेज रहे थे नाव से और इन्होंने अब उस समय निर्णय हम ये नहीं कर पा रहे कि हमारा नाविक भगा इसलिए वो कर, तो हम लोग तात्कालिक निर्णयात्मक रूप से हमने देखा कोई हमारी तरफ फायर किया तो हम तो फायर करेंगे हम भी, यदि हमारे पास शस्त्र है, नहीं शस्त्र है तो हमने दूसरा उपक्रम अपनाएंगे। तो वो उपक्रम से वो पूरा मोर्चेबंदी हो गई। जंग का वो आप इतिहासकार है और क्योंकि ये जो परिदृश्य है इसकी एक बड़ी भूमिका है, इसको लेकर के हम ये भी चाहेंगे कि जो भी सोर्सेज आपके संज्ञान में हो वो भी आप बताएं। कि देखिए माब्रे थॉमसन ने स्टोरी आप कानपुर मिशन में पूरी बात पूरी, माब्रे थॉमसन तो दृष्टा था, वो स्वयं उस नाव पर सवार था, वही नाव बहा के उसकी गई, तो वो पूरा घटनाक्रम माब्रे थॉमसन की तो आंखों देखा है अंग्रेजों के अकाउंट, हिस्टोरिकल अकाउंट्स में। हाँ। बाद में जियो ट्रेवेलियन ने कानपुर में लिखा और बाद के लेखकों ने अपने सुन करके और सोर्सेस पर लिखा, कुछ आर्मी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें लिखा गया, डेला फोर्स ने कुछ कोर्टों में बयान दिए और समकालीन होता जो बाद में पकड़ धकड़ हुई उनमें जो ट्रायल चले हैं उनमें उन घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने जो जो गवाहियां दी हैं घटनाक्रमों को लेकर के, तो वो बहुत सारा मैटर बाद में पब्लिश हुआ फ्रीडम स्ट्रगल इन यूपी के रूप में 7-8 खंडों में। तो उनमें है नाना आनंद स्वरूप मिश्रा की किताब है नाना साहब पेशवा, उसमें है श्रीनिवास बालाजी हार्डिगर की किताब नाना साहब में ऐसी चीजें ये सब प्रमाणिक है, जैसे मराठी है उसकी दृष्टि है, वहां उन लोगों से बाद के लोगों के इंटरव्यू लिए आदि आदि। जनमानस न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
पाठकपुर घाट, वहां से वो नावों के द्वारा गंगा पार कर गए। रात में पार की, रात में दिए जलते हुए वो गए और बाद में गंगा के मध्य में जाकर के वो दिए बुझा दिए गए, जिससे रास्ता न समझ पाए लोग जो गंगा घाट पर देख रहे हैं। जो बांदा का कलेक्टर, जो फतेहपुर कलेक्टर बांदा से छुपा था, वो आ गया कानपुर में हैवलक के साथ, उसी को कलेक्टर बना दिया। नाना यहाँ मर गए। वो एक बुड़वल नामक स्थान पर बताया नेपाल तराई में मृत्यु हो जाती है। तीन नकली नानाओं का तो विशेष उल्लेख होता है। अनूप जी, नाना साहब पेशवा कानपुर आते हैं, कानपुर में बसते हैं, बिठूर में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। कानपुर में और देश के अलग कोनों में अंग्रेजों की सियासत के खिलाफ एक विद्रोह बढ़ रहा था, जो कि कानपुर में एक बड़ा कांड करने के बाद दिल्ली चलो की ओर करते हुए जीटी रोड के माध्यम से जब आगे निकला, तो आपने बताया कि नाना साहब ने कहा कि दिल्ली नहीं, पहले कानपुर पर कब्जा करना है, और उसके बाद ये सारा घटनाक्रम हुआ। और जिस तरीके से आपने अगले दिन का भी जिक्र किया, और वो 20 दिन का जो ड्यूरेशन रहा, वो उस दौरान नाना साहब ने कानपुर में अपने प्रशासन को मजबूत किया। उसके बाद अंग्रेज यहाँ पे हत्याकांड होता है। बीवी घर का आपने जिक्र किया। बीवी घर के बाद की जो स्थितियां हैं, हुसैनी खानम लापता हो गई, इन लोगों को फांसी हो गई, और 16 जुलाई का जो जिक्र आ रहा है, 16 जुलाई को अंग्रेज वापस आ रहे हैं, और जो है आपने कहा युद्ध हुआ, पांडु युद्ध। पांडु नदी के युद्ध के बाद 16 जुलाई को महाराजपुर तक युद्ध हो जाता है। महाराजपुर तक। जब महाराजपुर की परास्त हो जाते हैं हमारे जो नाना के नेतृत्व वाले सैनिक, तो नाना सवादा कोठी में भी उस समय भी ठहरे थे। नाना ने तुरंत अपने को सोचा कि अब महाराजपुर से कोई दूरी हमारी इतनी ही है कि आज 25-30 किलोमीटर की, तो अगला स्टेप यही था कि सीधे कि कानपुर पर अटैक, अहिरवा युद्ध है, बाकी बड़ा था, अहिरवा का मोर्चा ही लिया गया और उसके बाद कानपुर में आ जाती सेना। तो लिहाजा वो सैनिक तुरंत वहां से, मतलब नाना तुरंत वहां निकल गए और बिठूर आ गए, और बिठूर में उन्होंने अपने परिवार को एकत्र किया और अपनी धार्मिक वस्तुओं को एकत्र किया, जैसे रामदासी संप्रदाय का जो रामदास का चित्र, लंगोट और दासबोध, और जो उनके मराठियन पूजन पाठ सामग्री और विट्ठल की मूर्तियां और गणेश विग्रह और कुछ जो धातु मुद्राएं सोने चांदी की जो भी हैं, और महिलाओं बच्चों को इकट्ठा करके नावों की व्यवस्था करके वहां के जो बिठूर के जो क्या नाम किनारे गंगा में ध्रुटीला से के पहले बगल में स्थान है पाठकपुर घाट, वहां से वो नावों के द्वारा गंगा पार कर गए। गंगा रात में पार की, रात में दिए जलते हुए वो गए, और बाद में गंगा के मध्य में जाकर के वो दिए बुझा दिए गए, जिससे रास्ता न समझ पाए लोग जो गंगा घाट पर देख रहे हैं। और उसके बाद वो वहां पर सामने अवध की सीमा में प्रविष्ट होते हैं गंगा पार। तो उसके बाद वो अवध में अवध की बेगम हजरत महल का आतिथ्य भी स्वीकारते हैं महिलाएं बच्चों के साथ। नेपाल की ओर फिर बेगम हजरत महल भी चली जाती हैं उन्हीं के साथ। नेपाल में भी एक रणनीति बनती है, नेपाल में नाना की मृत्यु होती है, ऐसे ऐसे अफवाहें उड़ी। आप ये कह रहे हैं हजरत महल, बेगम हजरत महल थी, उन्होंने भी आतिथ्य स्वीकार किया, उसके बाद वो खुद भी चली गई नाना के साथ। वो भी पहले ले ही चुकी थी, वहां नेपाल की ओर 2 लोग गए। हाँ, तो ये अवध में ये सब लोग लगभग नेपाल की तराई में धीरे धीरे इसी ढंग से विद्रोही, उसमें तो इनका परिवार आगे जा रहा, फिर वो बेगम हजरत महल भी जाती हैं। सेरर का अकाउंट भी है पब्लिश, देखिए सामयिक सोर्सेज में उसका अकाउंट है, सेरर का अकाउंट भी। हाँ। तो सेरर चूंकि, और सेरर उसी दिन 17 जुलाई को ही कब्जा होते ही हैवलक ने, जो सैन्य अधिकारी था, उसने कानपुर की कलेक्टरशिप सेरर को सौंप दी थी। कलेक्टर हिलसैडन की हत्या सत्ती चौरा में हो गई थी। हाँ। तो उसके बाद कलेक्टरशिप यहाँ कोई कायम नहीं थी, अंग्रेज कलेक्टर कोई नहीं था। जो बांदा का कलेक्टर, जो फतेहपुर कलेक्टर बांदा से छुपा था, वो आ गया कानपुर में हैवलक के साथ, उसी को कलेक्टर बना दिया गया। सेरर, जिसका नाम सेरर नाम था। ठीक। तो इस ढंग से बाद हुआ। बाद में वहां वीर शमशेर जंग राणा बहादुर ने महिलाओं बच्चों पेशवा परिवार की महिलाओं को पनाह दी, उनसे उसके एवज में धन संपदा ली, जेवर लिए, ये सब लिया। तो सेरर का कार्यकाल लंबा चला। सेरर का कार्यकाल बाद में जो जितने ट्रायल चले उस समय तक, जैसे ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद की फांसी होती है, ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद को इंटरव्यू लेता, सेरर का फिर लंबा कार्यकाल फिर कानपुर में रहेगा। सेरर को कोई पढ़ना चाहे तो सेरर का अकाउंट है, हाँ, पर्सनल नरेटिव है उसके खुद के, देखे सुने वो, और भी उसके दो किताबें हैं उसकी।
8057 से और कानपुर के प्रसंगों को लेकर के। फिर भी कानपुर के प्रसंगों को शरर की दृष्टि से यदि देखें तो फिर भी मैं लेकिन दृष्टि बदली नहीं है, दृष्टि बहुत बाद में थोड़ा बदल जाती है। ये तो कानपुर के घटनाक्रम चल रहा था 1857 का युद्ध की कानपुर की जो भूमिकाओं की अहम कड़ियां थी उसके बारे में आपने प्रकाश डाला उस पर। लेकिन जैसा कि यहाँ शरर का जो है फिर उसने स्थापित किया, फिर से जो है अंग्रेजों का कब्जा हो गया, एक समय के लिए कानपुर अंग्रेजों से आजाद हुआ। लेकिन नाना साहब पेशवा जो हजरत महल के साथ फिर गंगा मार्ग के बाद लखनऊ से नेपाल चले गए, तो नेपाल में आप बता रहे हैं उनका देहांत हुआ। ये दो, इस पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वीर शमशेर जंग राणा बहादुर वस्तुतः तो वो अंग्रेजों से भी जुड़े थे और देशभक्ति का भी था, तो वो मतलब दोनों नाव मतलब देशभक्त भी कहलाना चाहते थे। कौन कौन? वीर शमशेर जंग राणा बहादुर। अच्छा। ये नेपाल के राणा जो होते हैं वो मंत्री होते हैं वस्तुतः। जैसे नेपाल में प्रिंस बिस्मार्क का रोल होता है, विलियम सेकेंड वहां का सम्राट होता है। हाँ। और वहां का जो मंत्री प्रिंस बिस्मार्क फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हीरो बन जाता है। वही नेपाल में राजा से अधिक राणा परिवार मतलब जो मंत्री परिवार की सत्ता चलती है। तो वीर शमशेर जंग राणा बहादुर ने नेपाल सभा परिवार की महिलाओं को गांव दे दिए, ये दे दिया सब कुछ वहां पर, उनको पूरे मुआवजा दे दिया और उसके बाद उनसे जेवर लिए, बहुत से आभूषण लिए, वो एवज में लिए। और वहीं पर कहा जाता है कि उसमें पेशवाओं की आन बान शान के लिए उसने प्रचार भी कर दिया कि नाना यहां मर गए। वो एक बुड़वल नामक स्थान पर बताया, नेपाल तराई में मृत्यु हो जाती है और बीमार हो गए थे, ये है वो है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कभी वो पुष्टि परक कथन नहीं हुआ। अब उसे शमशेर जंग राणा बहादुर को यूं कहें कि वो अंग्रेजों को गुमराह भी कर रहे थे, क्योंकि यहां देशभक्ति का भी था कि वो एक हिंदुस्तानी के प्रति उस ढंग से नहीं। हाँ, लेकिन वो अपने वैसे अंग्रेजों को दूसरे रूप में सहायक भी थे। तो अंग्रेजों को दिखावे के रूप में अंग्रेजों के साथ सहायता कर रहे थे कि हाँ हम तुमको ढूंढवा रहे हैं नाना कि ये है वो है। तो बाद में नकली नाना पकड़े गए। नकली नाना तीन नकली नानाओं का तो विशेष उल्लेख होता है। सबसे पहला नकली नाना जो का उल्लेख है, मैं संक्षेप में यूं बता दूं क्योंकि बड़ा दीर्घ हो जाएगा। 30 नवंबर 1861 को कराची में एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, हरिजू भाई ब्रह्मचारी। हरिजू भाई और उसके साथ एक सेवक था। हरिजू भाई जब की चेकिंग हो रही थी तो कस्टम अधिकारियों ने चेक करने में इनके माणिक और मोती पाए इनके पास, तो थोड़ा संदिग्ध लगा, थोड़ा इनको कस्टडी में लिया गया और कस्टडी में लेने के बाद कुछ पड़ताल की गई, कम्युनिटी नाम फलाना ये सब कुछ, और उसके बाद ये जो भी उत्तर हुआ तो उसके बाद इन्होंने उसका जो उत्तर दिया तो उसको हो गए। बाद में किसी अधिकारी ने संदिग्धता जताई, जो सामयिक अखबारों में चल रहा था नाना की गिरफ्तारी का, तो कहा गया कि उसका कान कटा हुआ था, ऐसा माना गया। तो लोगों ने कहा कि शायद नाना की फोटो का जो उसमें लिया था उसमें कान का छिदा होना या कटा होना उल्लेख है। तो दोबारा ढूंढा जाने लगा तो अब वो मिले नहीं। लेकिन 2 दिन बाद वो सब्जी लेते हुए वहीं पर कराची में मिल गए और उनको ये 9 बजे भी पेंड्रो डिसूजा एक कस्टम अधिकारी था, उसके माध्यम से उसकी रिपोर्ट पर ये पकड़ लिए गए। अब पकड़ने के बाद उनकी लिया गया कि क्या है उनके सिनाट, तो मराठी वेश, थोड़ा बहुत तो मराठी वेशभूषा और वो चीज तो उनको छाप देखी गई, लेकिन उन पर और कुछ विशेष नहीं वो पाया गया। माणिक के मोती आप बता रहे हैं? हाँ, वो उन्हें दान के भी हो सकते हैं, ये हो सकता है। तो उसमें संक्षेप में ये मैं आपका बताना चाहूंगा कि अब ये हुआ कि इसकी पुष्टि कौन करे गंभीरता से। तो कहा गया कानपुर भेजा जाए। कानपुर भेजा जाए तो कलकत्ता, अब कराची से कलकत्ता पहले भेजा गया, भाई कलकत्ता राजधानी थी, तो सबसे पहले कलकत्ता गए। कलकत्ता में आए तो कलकत्ता में जब इनका सबसे पहला ट्रायल चला तो कलकत्ता ट्रायल में एक तरीका यह हुआ कि उनको वहां पर 2-3 व्यक्ति वहीं पर जो कानपुर में रह चुके थे उनके बयान लिए गए। तो एक तो हुआ कि बिठूर के निवासी है तो पहचाने, तो 14 मई को 1862 को कलकत्ता पहुंचाए गए थे। तो कलकत्ता पुलिस में पहुंचाने पर यह कहा गया कि हरजू भाई को पहचानने के लिए एक व्यक्ति मिला, हरसद मोदी करके, ऐसा कुछ कंफ्यूजन है नाम में, मोदी उसका सरनेम था।
तो उसने कहा कि वो 7 जुलाई 1852 से 18 दिसंबर 1855 तक नाना के अधीन रहा है, काम करा है। तो पहचाना, तो उसने कहा नहीं, ये तो नाना नहीं है। और उसने कहा कि हम नाना के काम के लिए 2 बार इंग्लैंड भी गए हैं, तो इसलिए उसको पहचान के लिए लाया गया, लेकिन उसने पहचाना नहीं। और उसने कहा हाँ, दिखते बिल्कुल वैसे हैं लेकिन नाना नहीं है, मतलब भाव भंगिमा से दिख रहे हैं, बहुत कुछ चेहरे से। वो दूसरा गवाह बुलाया गया, उसने वो एक बैंड मास्टर था एक रेजिमेंट का, तो उसको उसने कहा 1856 के में मैं वहां पर था बैंड मास्टर। तो मैंने हमारे बैंड कई बार नाना की दावतों में हम लोग बैंड बजाने गए, तो बिठूर में हम पार्टियों में गए, तो लिहाजा लेकिन हमें देख के पहचान लेंगे, लेकिन ये है नहीं। बाद में उसको जब बुलाया गया उसने भी नहीं पहचाना। तो इस ढंग से, और फिर और जो थे तो वहां के सेठ साहूकार जो वहां बुलाए गए, तो उनमें उन्होंने जो कहा, उनमें एक गवाह थे लाला ईश्वरी प्रसाद। वो कलकत्ता में कमसेरियत ठेकेदारी करते थे और वो कानपुर से भी कनेक्ट थे, तो मूल रूप से वो कानपुर के थे, ईश्वरी प्रसाद खत्री। तो उन्होंने कहा कि जो पकड़ा गया व्यक्ति है, मतलब जो ब्रह्मचारी जो हरिजी भाई, लेकिन ये मिलता जुलता है लेकिन ये नहीं है। इन कथनों के बाद ये हो गया कि पुलिस आयुक्त ने कहा कि अब इनको कानपुर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकरण में इसको यहीं छोड़ दिया जाए। और इस ढंग से ये कार्रवाई, जो हरिजू भाई नकली नाना के रूप में पकड़े गए, वो छोड़ दिए गए। तो ये नकली नाना थे या असली नाना का संरक्षण के लिए लोगों ने झूठी गवाही दे दी कि ये नाना नहीं है? नहीं नहीं, देखिए दोनों बातें होती हैं, हर एक के अपने हित थे। वो एक जो मोदी था, उसने नाना का प्रतिनिधि रहा, यदि उसने ऐसा कहा, फिर वो बैंड मास्टर का और उस महाजन का कहन, या तीनों बयानों में तीनों के अपने अपने हित थे। ईश्वरी प्रसाद को अंग्रेजों के साथ ही ठेकेदारी करनी थी, यदि उसका हित होता तो अंग्रेजों को वो बता सकता था। ईश्वरी प्रसाद बाद में कानपुर के बयानों में अंग्रेजों के साथ भी दिया है। ईश्वरी प्रसाद को गांव मिले हैं, आपको उल्लेख कानपुर के राजभक्ति पुरस्कारों में उसका नाम मिलता है, लेकिन अब ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया होगा, वो थे ही नहीं ऐसा। लेकिन वो उनका जो इश्तहार जारी हुए थे, उन इश्तहारों के आधार पर ये पकड़े जा रहे थे, उन इश्तहारों के। तो ये नाना भी जो नकली नाना वन है, नकली नाना वन थे हरिजू भाई ब्रह्मचारी, जो कराची में 1861 में पकड़े गए। अब दूसरे नाना नकली पकड़े गए 22 जून 1863 को अजमेर में। ये भी 3 लोगों के साथ थे, वो 2 लोगों, एक सेवक के साथ और एक ये अप्पा राम कहलाए बाद में। तो अप्पा राम के साथ था, उसने अंग्रेजों को सूचना दी कि ये जो हमारे साथ एक है व्यक्ति मराठी है और ये मुझे लग रहा ये नाना साहब है। तो वो यूरोपियन, अच्छा, वो उन्होंने कहा कि मेजर डेविसन नाम का व्यक्ति था, तो उसने ये कहा कि ये इसको बुलाया जाए, तो खैर पकड़े गए। तो उनके चिन्हों की चिन्ह हुआ कि किसने क्या किया है, तो वो ये हुआ कि और वो जहां पर वो अजमेर में जिस छावनी के पास ही ठहरे हुए थे, तो वहां तुरंत पकड़ गए थे। तो नकली ये जो अप्पा राम के लिए ये कहा गया कि ये अप्पा राम भी है, ये नाना ही है और उनके जैसे ही चिन्ह है। तो इनके लिए मेडिकल ग्राउंड के लोगों से बात की गई, नाना के फोटो भेजने कल कानपुर के कलेक्टर से कहा गया और पत्राचार किया गया। ये 22 अगस्त को कानपुर लाए गए और कानपुर जिला जेल में भी रखे गए। ये 22 जून वही 1863 में ये आ गए अजमेर से। तो इनमें 22 अगस्त 1863 में कानपुर आए, हाँ, लाए गए। इसमें मेजर इसमें बयान जो होते हैं बहुत सारे लोगों के हैं, उनमें सबसे पहला बयान डॉक्टर चेके का था। डॉक्टर चेके जो थे 1849 से 1853 तक सिविल सर्जन कानपुर के रहे थे। डॉक्टर ट्रेसीडर भी थे 1853 के बाद के सिविल सर्जन। अच्छा, वो 1857 की क्रांति के पहले उनका परिवार की उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद वो इंग्लैंड चले गए थे, दोबारा फिर आए थे। डॉक्टर ट्रेसीडर की पत्नी की पहली कब्र कानपुर में कचहरी सेमेट्री में ही है, फर्स्ट वाइफ की। हाँ। फिर वो सेकेंड वाइफ के साथ आए तो कैमरा लेकर के आए, तो पहले कानपुर फर्स्ट कैमरा लाने वाले भी वही व्यक्ति, डॉक्टर ट्रेसीडर। उनकी पहली वाइफ की कब्र कानपुर में है, उनकी पहली पत्नी की कब्र और पहली पत्नी और बच्चे की कब्र आज भी बनी हुई है
कचहरी सेमेट्री में। तो जब ये सिविल सर्जन थे तो इनको भी बुलाया गया क्या? इन डॉक्टर चेके को बुलाया गया। ये नाना के चिकित्सकीय सलाहकार थे, चूंकि पहले से 57-53 तक रहे थे, तो बहुत कुछ इनको मालूम था। तो उन्होंने चूंकि चिकित्साएं कर चुके थे, उन्होंने भी अपने निष्कर्ष में ये कहा कि असली नाना नहीं है, ये सांवले हैं, सामान्य से दिख रहे हैं, वैसे ही कदकाठी लग रही दें आज की। तो उस चूंकि यूरोपियन थे, तो उस गवाह को माना गया कि नहीं महत्वपूर्ण है। डॉक्टर चेके ने कहा कि भाई बिठूर के लोगों से और पुष्टि कर ली जाए। अब बिठूर के पुष्टि भी की गई, लेकिन उनमें से ही एक और मैं आपको बता दूं, एक नूर मोहम्मद को बुलाया गया। बिठूर के निवासी? नहीं, नूर मोहम्मद को बता दे, ओल्ड कानपुर होटल का मैनेजर था नूर मोहम्मद, लेकिन वो नूर मोहम्मद का होटल कहलाने लगा बाद में, क्योंकि नूर मोहम्मद मैनेजर था। तो ओल्ड कानपुर होटल हुआ करता था जो डबीबी घर का पश्चिमी हिस्सा है, वहां संभवतः अग्रसेन व्यायामशाला या रिजर्व बैंक कॉलोनी का जो हिस्सा पड़ रहा है वो उस हिस्से में था। तो उसको वो सब जिस दिन पलायन किए गए उसके होटल से ही होते हुए गए। सवादा कोठी के बाद नूर मोहम्मद होटल आए, और नूर मोहम्मद के होटल से ही बीबी घर में उन्होंने नूर हुसैनी खानम को बुला के निर्देश दिए होंगे, जो कुछ हुआ होगा। तो लास्ट पर्सन था उसने मिलने वाला, उस होटल का मैनेजर। नूर मोहम्मद ने भी उनको पुष्टि की कि ये नहीं है। अब नाना के ही मंत्री परिवार, जो सूबेदार परिवार कहलाता है, तो रामचंद्र पंत का जो बेटे थे उनको बुलाया गया। रामचंद्र पंत के बेटे जो रामचंद्र पंत जो पेशवा का सूबेदार कहलाता है, उनको बुलाया गया। उन्होंने भी निश्चिंतता जताई कि ये कैदी बहुत कुछ समान है, लेकिन ये बाजीराव पेशवा के द्वारा लिए गए जो दत्तक पुत्र हैं वो नहीं, उनके जैसे नहीं है। तो इस ढंग से कुल मिला के इनकी भी पुष्टि नहीं होती है, और बाद में इनको भी संदेह के आधार पर गिरफ्तारी मानी गई, और उसके बाद इनको भी नवंबर 1863 के आसपास मुझे लग रहा है इनको भी हिरासत से छोड़ दिया गया था। अब बचते हैं एक नाना का उल्लेख हमने जब सबसे पहले पढ़ा, तो अभी हमने एक किताब का जिक्र किया था 1875 की, लाला दरगाही लाल की। तो उसमें एक किताब में एक जिक्र था, 1875 में वो किताब मुकम्मल हुई। उसी साल एक नाना पकड़े गए 1874 में, जमुना दास हनुवंता। तो ये ग्वालियर के राजा ने पकड़वाया था, एक ग्वालियर के मुंशी प्रेमराज के मुखबिरी पर एक जमुना दास नाम के व्यक्ति को, कि ये था कि ये मतलब वो ग्वालियर के राजा से कुछ सहायता मांगने की चेष्टा की। तो ग्वालियर नरेश ने क्या किया, उसको बुलाया, और ग्वालियर नरेश ने बातचीत में बहुत कुछ लगा कि शायद ये हो, ऐसे कुछ क्रम दिखे। तो उन्होंने कुछ जो खाद्य सामग्री में भांग इतनी खिलवा दी जिससे वो बेहोश कर दिया, और उसके बाद अंग्रेजों के सुपुर्द उसके कर दिया। और वो अंग्रेज छावनी में उस समय कर्नल ऑसबॉर्न था उसका, तो कर्नल ने बाद में उसे जब कैद में कर लिया, उसके बाद उससे पूछा, तो पूछने के बाद फिर कानपुर भेजा गया। कानपुर के कलेक्टर उस समय डेनियल साहब थे, उन्होंने पहचान के लिए एक पूरी कमेटी टाइप बना दी, और उस कमेटी ने जो पाया कि नाना मतलब है कि नहीं है, तो उसमें ये नाना की पुष्टि ये हुई कि ये नहीं है। और उसमें क्या कारण थे ये देखने के लिए उसमें बहुत होमवर्क किया उसने। डेनियल ने एक टीम गठित की, उसमें एक तो हुआ कि ये कहां कहां रहा पहले वो जानने के लिए, फिर वो तो उसने पता अयोध्या में रहा एक छावनी में, ये सब कुछ, और दाढ़ी क्यों मुड़ाई, दाढ़ी क्यों रखी, ये सब बहुत सारे उसके उस पर प्रश्न चले। लेकिन अंत में उसके जो बयान हुए, नारायण राव वही रामचंद्र पंत का जो बेटा जो पिछले जमुना दास का बयान लिया था, तो उसने भी वही उनके बहुत सारे प्रश्न किए, तो उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया, तो उन्होंने कहा ये नहीं हो सकते। फिर उनकी दो रखैलें थी उस समय नाना के समय पर, एक अदला, उस वेश्या ने भी उनसे कहा नाना के साथ जो रहे, हाँ, एक केशवराम वैद्य थे जो बीमारियों का जो बिठूर में इलाज करते थे, वैदक के, और जो डॉक्टर एक शास्त्री जी थे पेशवा के प्रधान सेवक, तो उनको बुलाया गया। एक जुगल किशोर जौहरी था, उसको बुलाया गया। लेकिन और वही जो होरमसजी मोदी जो जिसने कलकत्ता में फर्स्ट वाले को जो हरिजू भाई को पुष्ट की थी, उसको भी बुलाया गया।
इसने भी सब ने इन कुल मिला के ये पुष्टि किया कि नहीं, ये नहीं है। अदला की तो बिल्कुल राय ही थी कि वो कैदी व्यक्ति हो, कैद में ही नहीं रह सकते हैं, मतलब इस ढंग का तिरस्कारपूर्ण वो मरना स्वीकार ये करे। जमुना दास के विषय में बात चल रही। हाँ, जमुना दास जी हनुमंता, ये 1874 में 74 में है, इसका 75 तक ट्रायल चल रहा है। तो डैनियल ने एक रिपोर्ट बनाई और ये सरकार को भेजी, और इसमें इसी में डॉक्टर ट्रेसीडर को भी इसमें बयान लिया गया है। डॉक्टर ट्रेसीडर का भी, डॉक्टर ट्रेसीडर को भी वो मार्क नहीं दिखा जिसका उन्होंने ऑपरेशन किया था। हाँ। तो इन सब को बाद में एक कलेक्टर डैनियल ने रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजी और कहा कि इन सब साक्ष्यों को आप अवलोकन कर लें और उसके बाद निर्देश दें कि इनको छोड़ा जाए कि नहीं छोड़ा जाए। क्योंकि ग्वालियर के महाराजा ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही, कुछ समझ नहीं पाए हैं, लिहाजा ये खामी भरे निर्णय हो गया है। तो वही वो बाद में यही हुआ कि उनको न हुआ। इसके बाद भी नाना 2 जगह बाबा के रूप में चिन्हित किए गए, वो पकड़े नहीं गए। ये आजादी के बाद के कालखंड तक इनकी चर्चाएं आए, मतलब आजादी नहीं, मतलब आजादी से पहले ही मतलब ये मतलब चर्चा में रहे। एक हुआ कि फर्रुखाबाद जिले, वर्तमान में तो कन्नौज जिला में मीरा की सराय, जो घाघ सराय वगैरह का इलाका कहलाता है, यहाँ एक बाबा थे, विश्वनाथ मंदिर, वहां एक छोटा मंदिर है, वहां के रहते थे। तो इनको भी माना गया कि ये नाना थे। इसका जिक्र भी कई लोगों ने अलग अलग किया, ये पकड़े अकड़े नहीं गए और ये इनको भी इस ढंग से ही पुष्टि की गई। और एक ये कहा गया कि सीतापुर में नैमिषारण्य मिश्रिख में एक बाबा थे, क्या नाम, कैलासन बाबा, कैलासन बाबा के रूप में भी इन्हें माना गया। और एक किंवदंतियां रही, वो गुजरात में एक मंदिर में रहे, सीहोर के पास, वहां वेश बदल करके, फिर राजकोट में रहने का भी उल्लेख, एक वैष्णव उपाध्याय पुजारी के यहाँ रहे, पूजा मतलब उसको पुजारी को कुछ चीजें दी तो पुजारी ने उन चीजों को समझा कि ये तो मामूल है या क्या है, तो उनसे पुष्टि की गए नाना। तो लेकिन ऐसे करके इनके विरुद्ध ऐसे सब चलते रहे। और जब उसने श्राद्ध कर्म में नाम पूछे तो कुछ नाम बताए इन्होंने। इस ढंग से नाना, नकली नानाओं का सिलसिला ये चला। श्राद्ध में किसके आप जिक्र कर रहे हैं? ये सिरोर गुजरात, ये जो नाना साहब, हाँ, पुजारी के घर में, वही जो अभी हमने पहला कहा सीहोर और गुजरात वाले प्रसंग में ही, तो वहीं पर उन्होंने श्राद्ध का अनुष्ठान किया था। मुझे लग रहा है, हाँ, ये उन्होंने पूर्वजों को पकड़ करने के लिए ये श्राद्ध उन्होंने वही सीहोर वाले अनुष्ठान में, राजकोट में। तो वार्षिक श्राद्ध होता है ना, जो श्राद्ध के महीने में जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं आश्विन मास का श्राद्ध। तो उसमें वहां पुजारी को एक बुलाया, उपाध्याय को, तो उन्होंने जो पूर्वजों के नाम की फहरिस्त सुनाई, तो उससे बहुत कुछ सिलसिला उसने जोड़ा, जो सुना उस समय तो नहीं कहा, जब उसके बाद की ये तो एक मतलब उस ढंग से हैं, तो ऐसा नाना माने गए। लेकिन उसके बाद वहां भी पुष्टि परक वो ना कहीं पकड़े गए ना उसको वो हुआ। और तो ऐसे नानाओं का, नकली नानाओं का सिलसिला रहा। ना तो नाना पकड़े गए और ना ही अजीमुल्ला कभी पकड़े गए। ये दोनों व्यक्तियों का प्राण उत्सर्ग कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अभी भी प्रश्न बना रहा। क्योंकि वीर शमशेर जंग राणा बहादुर ने जो नेपाल में बुड़बल में क्या नाम, बुड़भल ऐसा कोई स्थान बताया, वहां मृत्यु का उल्लेख किया, वहां भी कोई पुष्टिपरक चीज नहीं मिली, सब ऐसे रहा। और उसके बाद फिर इतने नकली नाना क्यों पकड़े गए आदि आदि, सबसे लग रहा है कि नाना कहीं ना कहीं से वो अपने को या तो कहीं किसी मतलब गुप्त प्रवास में ही रहे, जो उद्घाटित कोई न कर सका, जो उनकी देहयास थी, जो इश्तहार में जारी थी, उसी के आधार पर लोग पकड़े जाते हैं। जो पकड़ हुई उसमें आपने बताया हरजू भाई हो गए, अप्पाराम हो गए, जमुना दास हो गए, इन सब की शिनाख्त में नेपाल से कभी किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया? नहीं, नेपाल में कोई बड़ा प्रवास नहीं था, क्योंकि नाना गए तो नेपाल गए थे, लेकिन नेपाल में कोई बड़ा प्रवास नहीं था। जहां पर कानपुर के लोग
और जो उनके साथ नौकरी कर चुके, जो ज्यादा समय व्यतीत, वीर शमशेर जंग राणा बहादुर की मुलाकात मानी जा सकती है, जी। लेकिन कोई बड़ा मतलब दीर्घ सत्र नहीं है कोई। नहीं, आपने जैसे इसमें शमशेर सिंह बहादुर राणा का जो जिक्र किया, उनकी भूमिका कुछ ऐसी बताई है वो कि संदिग्ध बताई कि वो ऐसे वो जैसे, अब हो सकता है कि वो नाना को मृत्यु बता करके नाना वाला पार्ट बाइंड कर रहे हो और नाना की फैमिली को पृष्ठ प्रेषण दिखाते रहे, प्रभु के सामने प्रत्यक्ष दृष्टा में प्रस्तुत करते रहे। हाँ, नहीं, क्योंकि जो इसमें आ रहा है कि अंग्रेजों को गुमराह करते दिख रहे हैं। गुमराह, जी, कई जी। जगह अंग्रेजों का सहायक भी है, जी। कई जगह ऐसा दिख रहा है कि उनको संरक्षण के बदले में उनसे धन संपदा ले रहे हैं। बिल्कुल। कई जगह ऐसा भी आपने जिक्र किया कि उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से कह दिया कि नाना नहीं रहे, जी। जैसा कि वो बुड़वल का गांव का जिक्र आया। तो आप एज ए हिस्टोरियन किस झूठ को मतलब सत्य के करीब समझते होंगे, क्योंकि हमें तो इनमें अभी कोई भी इतना पुष्टि परक नहीं समझ में आ रहा है। वो हो सकता है नाना के परिवार ने, शमशेर जंग राणा बहादुर और इन सब ने एक संयुक्त निर्णय लिया हो। हाँ। कि ऐसी अफवाह फैला देने से जो नाना को जो खोजने का उपक्रम बंद हो जाए अंग्रेजों और का, नेपाल पर आँच ना आए। और नेपाल पर भी और फैमिली पर भी ज्यादा प्रेशर न पड़े पूछने के लिए। जी। तो वो उससे वो पार्ट द एंड हो। लेकिन ये माना जाता रहा कि नेपाल में यदा कदाव जिस गांव में जमींदारी खरीदी गई थी उनके परिवार के द्वारा, पेशवा परिवार के द्वारा, जिसमें बाजीराव की बेवाएं थी, बाजीराव की और नाना की पत्नी और नाना की बहनें, मतलब बाजीराव की बेटियां, तो ये सब वहां रही। बाद में उनके सब रिश्ते नाते हिंदुस्तान में हुए, आए गए, ये सब बाद में हुआ। तो इन चीजों से स्पष्ट होता है कि वो, मुझे लग रहा, अफवाह फैला करके अंग्रेजों को गुमराह करने का रहा। और वही गुमराही कहीं ये नकली, उनकी जो इश्तहार से नकली नाना को पकड़ने वाला भी उपक्रम चला। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है। जी। कुछ परिवार, कुछ वंश अभी भी हैं ऐसे जो दावा करते हैं कि नाना हमारे पूर्वज थे। नेपाल से यदि कोई कर रहा है तो नेपाल वाले परिवार के कुछ रिश्ते क्रम जुड़े हैं, जिसको श्रीनिवास बालाजी हार्डिकर ने अपनी किताब में उल्लेख किया है। मुझे इस समय उस किताब को यदि दोबारा देखूं तो कुछ चीजें उसमें पढ़ी तो थी, लेकिन वो कड़ी दर कड़ी हैं कि कुछ परिवार बाद में हिंदुस्तान में उनके रिश्ते संबंध हुए, इसलिए वो सब रहे। नेपाल से कोई साहित्य ऐसा मिला, किसी ने लिखा? नेपाल से किसी ने नहीं लिखा, लेकिन नेपाल ने अभी नाना साहब पर एक किताब नेपाल की गवर्नमेंट या नेपाल की संस्थाओं ने लिखवाने की चेष्टा अमृत महोत्सव के दौरान की थी। और वो किताब का दायित्व एक इतिहासकार दिल्ली के कुमार गुंजन अग्रवाल को सौंपा गया। कुमार गुंजन अग्रवाल ने वो किताब मुकम्मल भी कर दी थी। वो किताब मुझे भेजी थे, कुछ किताब का अंश मुझसे पुष्टि करने के लिए, उन्होंने भूमिका में संभवतः मेरा उल्लेख भी किया है। तो उस समय उन्होंने जो मुझसे तथ्य साक्ष्य जानने चाहे वो मैंने उन्हें बताए थे। उन्होंने कितना किताब में वो किया है, वो थोड़ा, अब उसका प्रिंट एडिशन आया है या नहीं अब तक आ पाया मुझे मालूम नहीं। आपने बहुत अहम जानकारियां हमें दी। नाना का जो कार्यकाल रहा, नाना के जो काम रहे कानपुर को लेकर के, क्रांति को लेकर के, वो सब बताया। नाना और अजीमुल्ला खां लखनऊ जाते हैं, लखनऊ से नेपाल जाते हैं, लेकिन नेपाल के बाद कहाँ क्या कुछ हुआ ये सब संशय और लोग बता देते हैं, मक्का जाते हैं, कहीं कुछ जाते हैं, ऐसे उल्लेख होते रहते हैं, लेकिन उनको भी कोई पुष्टि परक कहीं कुछ उत्तर नहीं, उसकी कोई पुष्टि ऐसी नहीं हो पाई है कि उसको जिससे इतिहास संतुष्ट हो सके। इतिहासज्ञ तो साक्ष्यों पर संतुष्ट होते हैं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने इस सत्र को जारी रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।